बालासोर रेल हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 280 के पार। 800 से ज्यादा लोग घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल पर पहुंचकर लिया हालात का जायजा। घायलों से मिलकर जाना हालचाल, समुचित इलाज का दिया निर्देश। दुर्घटना के कारण उस रूट पर ठप पड़ी रेल सेवा को फिर से बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। मारे गए और घायल हुए यात्रियों के परिजनों को विशेष ट्रेन के जरिए पहुंचाया जा रहा है उनके घर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर रवाना। सूरीनाम में कल भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। यात्रा के दूसरे चरण में 7 से 9 जून तक सर्बिया की करेंगी यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केरल का करेंगे दौरा। कोच्चि स्थित अमृता अस्पताल के रजत जयंती समारोह में होंगी शामिल। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज से 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री की होगी दूसरी भारत यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कल नई दिल्ली में होगी द्विपक्षीय वार्ता। हैदराबाद में आज से G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों पर आधारित एक प्रदर्शनी का होगा उद्घाटन। दवा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने जैसे विषयों पर होगी चर्चा। FA कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने सत्र का अपना दूसरा खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में यूनाइटेड को 2-1 से दी मात। गुंडोगन ने पहले ही मिनट में सबसे तेज गोल कर रचा इतिहास। और उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का हुआ समापन। बालासोर रेल हादसे में मृतकों के प्रति संवेदना के साथ ही समापन समारोह को रखा गया बेहद साधारण। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। ओडिशा में शुक्रवार शाम हुए भीषण रेल हादसे में मृतकों का आंकड़ा 280 के पार हो गया है। 800 से ज्यादा लोगों का इलाज अस्पतालों में जारी है। सरकार की प्राथमिकता घायलों के इलाज पर है। वहीं शनिवार को पीएम मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने दुर्घटना स्थल पर चल रहे राहत कार्यों का मुआयना भी किया। प्रधानमंत्री ने सभी स्तर पर घटना की जानकारी ली। एनडीआरएफ के जवानों से भी उन्होंने बात की। आपदा प्रबंधन में लगे कर्मियों और स्थानीय अधिकारियों और रेलवे से जुड़े लोगों से उन्होंने विस्तृत जानकारी ली। दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसी वेदना को व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। इस बीच पीएम मोदी ने ओडिशा में ट्रेन हादसे पर दुनिया भर के नेताओं द्वारा जताए गए शोक संदेशों के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उनके शब्द शोक संतप्त परिवारों को दुख सहने की शक्ति देंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन और नागरिकों का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्य में लोगों ने जो काम किया है वो सराहनीय है। वहीं प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि घटना की जांच हर स्तर पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा में रेल हादसे के बाद रेल दुर्घटना स्थल पर मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें 1000 से अधिक कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं। वहीं अधिकारी भी इस रूट की बहाली के लिए काम पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। बहाली के काम में तेजी लाने के लिए 7 पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। घटनास्थल पर
2 दुर्घटना राहत ट्रेनें भी मौजूद हैं। वहीं सुरक्षा क्रेनों को मरम्मत के काम में लगाया गया है। रेलवे के डॉक्टर्स घायलों का इलाज कर रहे हैं और अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ समन्वय स्थापित किया है उन्होंने। और इस घटना पर और उसके बाद जो रूट की बहाली हो रही है, घायलों का इलाज चल रहा है, इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए बालासोर से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या ताज़ा अपडेट देना चाहेंगे? सबसे पहले घायलों का हाल, उनकी जो मिजाज पुरसी है वो ज़रूर की होगी, आप वहाँ गए होंगे, ताज़ा जानकारी दें। बिल्कुल निखिल, देखिए जो भी घायल है, मामूली रूप से या गंभीर रूप से घायल है, उन सभी का इलाज जो है बतौर जारी है। घटना के बाद से जैसे ही राहत और बचाव का काम साथ साथ चलता रहा, वैसे ही जो घायले हैं उन्हें भी शिफ्ट किया गया। जो भी तमाम अस्पताल हैं यहाँ के उड़ीसा के अंदर हों, कटक, भुवनेश्वर, भद्रक, बालासोर की हम बात करें, इसके साथ साथ जो आसपास के जो भी इलाके हैं, जहाँ भी चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल है, वहां पर सभी घायलों को पहुंचाया गया और अविलंब जो है उनका इलाज शुरू किया। और अभी बहुत सारे ऐसे जो मामूली रूप से जो घायल थे, उनको जो है उनको उपचार के बाद उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने का भी जो काम है उसे भी शुरू किया जा चुका है। कई घायलों को उनके घर तक भी पहुंचाया जा चुका है। कुछ स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है, जैसे बेंगलोर से भी कुछ स्पेशल ट्रेन चली, चेन्नई से के लिए भी कुछ स्पेशल ट्रेन चली। जो घायल यहाँ पर जो कोरोमंडल एक्सप्रेस से जा रहे थे, उनको फिर लेकर के वहां तक उनको पहुंचाया गया। और सिर्फ उनको चेन्नई ही नहीं पहुंचाया गया, बल्कि उनके घर तक जो है उनको रेलवे ने ये व्यवस्था की कि उनको घर तक छोड़ा जाए और उनको घर तक भी छोड़ा गया। साथ साथ कोलकाता में भी जो यहाँ से जो लोग फंसे हुए थे, बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस में दुरंतो में जो लोग मामूली रूप से घायल थे या जिनको इलाज के बाद जिन्हें घर जाना था, उनको भी वहां तक पहुंचाया गया। और जो अभी जिन्हें ज्यादा चोटें आई है या बहुत गंभीर रूप से घायल है, वो तमाम जो अस्पताल है यहाँ पर जो है उनका इलाज जारी है। जो सारे मेडिकल के जितने भी डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, वो लगातार 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। रेलवे ने अपने जो रेलवे की अपनी मेडिकल सेवा है, उसके जो 50 एक्सपर्ट्स जो है उसको यहाँ पर रखा हुआ है, जो तमाम हॉस्पिटल है सुपरविजन के लिए। साथ साथ जो राज्य प्रशासन है उसकी ओर से और जितने तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी हम देख रहे हैं कि उनके जो डॉक्टर्स है वो भी लगातार विजिट कर रहे हैं। बड़े उच्च स्तर पर जो है इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। रेलवे के जो बड़े अधिकारी है वो हर अस्पताल में मौजूद हैं, ताकि जो किसी भी घायल को किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। और जो मेडिसिन से लेकर के जो भी तमाम जो बड़े से बड़े जो इलाज को लेकर के जो उपकरण होते हैं, उन सब की व्यवस्था की गई है इन हॉस्पिटल्स के अंदर, ताकि किसी भी स्थिति में उनको बेहतर इलाज मिल सके। साथ साथ जो एयरफोर्स का Mi-17 हेलीकॉप्टर है, उन्होंने भी राहत और बचाव में काफी मदद किया। जो काफी गंभीर रूप से घायल थे उनको वहां से रेस्क्यू करके बड़े अस्पतालों में, कटक में, भुवनेश्वर में, वहां तक पहुंचाया गया। तो इलाज को लेकर के जो है जिस तरीके से व्यवस्था आपने देखा, राहत और बचाव का कार्य सिर्फ 12 घंटे के अंदर जो है वो इतनी भीषण दुर्घटना के बावजूद, जिसमें कि बोगियां एक दूसरे से किस तरीके से लिपटी हुई पड़ी है, उससे निकाला गया। उसी स्तर पर या कहें उससे भी ज्यादा जो लोगों के का इलाज बेहतर हो, उनको बेहतर चिकित्सा मिल सके, उसकी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ निखिल, देखिए अभी चूंकि ये काफी भीषण 21 जो बोगियां जो डिरेल हुई थी इन दोनों ट्रेन हादसों के अंदर, उन 21 बोगियों को जो है उसे शिफ्ट किया जा चुका है, यानी कि पटरियों से उसे हटाया जा चुका है। अभी 3 और जो बोगियां हैं, जिसमें से एक इंजन है, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो जारी है, क्योंकि इंजन का जो वजन होता है वो काफी ज्यादा होता है। बड़े बड़े उपकरण लगते हैं, कई क्रेन भी इसमें लगे हुए हैं, जेसीबी और हैवी जो उपकरण है उसके जरिए जो उनको हटाया जा रहा है। मैन पावर की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। आप समझ सकते हैं कि 1000 लोगों का मैन पावर कम नहीं होता इन चीजों को हटाने के लिए। और ये 1000 तो यहाँ पे मैन पावर दिख रहा है। इसके साथ साथ जो उपकरण आप समझिए, जो हैवी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं, क्रेन यूज किया जा रहा है, उनके जरिए जो है लगातार आप समझ सकते हैं कि जब से ये घटना हुई है उसके बाद से, रेस्क्यू के बाद से ही लगातार ये जो प्रक्रिया है रिस्टोरेशन इस रूट का, उसके लिए जो है तमाम जो तैयारी है, जो काम है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। और अभी फिलहाल जो है जब ये तीनों जो बोगियां हैं इनको हटाने के बाद जो है अब इसके बाद जो काम शुरू होगा वो है इस ट्रैक की मरम्मती का। क्योंकि आपने देखा, तस्वीरों में देखा कि पूरे ट्रैक जो है छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी पटरियां जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो टूट गई है। कई पटरियां तो इस तरीके से गोलाकार हो गई हैं क्योंकि डिरेलमेंट के कारण, वजन के कारण जो है, तो ये पूरा ट्रैक को जो है वहां तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का जो पूरा ट्रैक होगा, इसको
इसको पूरा चेक करके इसको चेंज किया जाएगा। यहाँ पे नई पटरियां डाली जाएंगी जो मजबूत हो, और उसके बाद उसे लिंक किया जाएगा। उसके बाद जो है उसको टेस्टिंग होगी उस पे, जो है जो तमाम जो इंजन है या फिर ट्रेन हल्के धीरे चलाने के बाद उसकी जो टेस्टिंग की जाएगी, और जब उसको पुख्ता उसका हो जाएगा कि हाँ अब इसके ऊपर रेल जा सकती है, फिर उसको शुरू किया जाएगा। देखिए जी, निश्चित तौर पर तो युद्ध स्तर पर काम जारी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अभिषेक सिंह। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रार्थनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, और कई लोग इस भयानक घटना में घायल भी हुए हैं। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के प्रति राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संवेदना व्यक्त की। और ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों और घायल लोगों के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। वहीं सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने इस हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर कलाकृति के माध्यम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना का संदेश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज सुबह भुवनेश्वर जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री एम्स भुवनेश्वर के साथ कटक मेडिकल कॉलेज का भी दौरा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री रेल दुर्घटना में घायल लोगों के समुचित इलाज की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही दिल्ली एम्स सहित अलग अलग अस्पतालों से 16 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम भी ओडिशा का दौरा करेगी। जानकारी के मुताबिक अभी भी 160 मृत लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। 160 में से 100 लोगों को एम्स भुवनेश्वर में रखा जाएगा और उनका एम्बामिंग यानी शव लेपन किया जाएगा, ताकि जब तक प्रियजन और परिजन शव की पहचान न कर ले तब तक शवों को सुरक्षित रखा जा सके। सूचना प्रकाशन रेलवे बोर्ड दिल्ली के कार्यकारी निदेशक अमिताभ शर्मा ने भारतीय रेल की सुरक्षा प्रणाली कवच के बारे में जानकारी दी और कहा कि एंटी कोलिजन उपकरण एक पुरानी तकनीक है, जबकि कवच उसका एक बेहद उन्नत रूप है जिसे 2014-15 के बाद स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दक्षिण मध्य रेलवे इस सुरक्षा प्रणाली को बड़े पैमाने पर तैनात कर रहा है। एंटी कोलिजन डिवाइस जो है ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसका उन्नत स्वरूप हम लोगों ने टिकास जो कि जिसको आप कवच के नाम से भी जानते हैं, ये हम लोगों ने 2014-15 में इसका इंडिजिनियसली डिज़ाइन किया। इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जो है साउथ सेंट्रल रेलवे में हमने लगाया, ट्रायल किया, एक्सटेंसिव ट्रायल्स हुए। जब इसमें खरा उतरा तो फिर इसको पूरा नेशनल वाइड इसका रोल आउट किया गया। इसका हम लोगों ने फिर जो व्यस्ततम मार्ग हैं हमारे दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई, इस पे इसको सैंक्शन किया गया और वहाँ पे काम चल भी रहा है, जोरों से चल रहा है। पूरी उम्मीद है कि ये 2024 तक हम लोग इसको लगा लेंगे।
और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की आधिकारिक यात्रा पर है। यात्रा के पहले चरण में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन पहुंचे विदेश मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका में अन्य ब्रिक्स देशों के मंत्रियों के साथ भी मुलाकात की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर ने केप टाउन में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्री ने केप टाउन में भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंधों और उन्हें आकार देने में भारतीय नागरिकों की भूमिका की सराहना की। विदेश मंत्री ने ब्रिक्स के महत्व और दुनिया पर उसके असर पर भी चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के तहत पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत में हुए क्रांतिकारी बदलावों पर भी विस्तार से बात की। सिटी ऑफ पर्ल और हाईटेक सिटी कहे जाने वाले और चार मीनार के लिए दुनिया भर में मशहूर हैदराबाद G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के लिए मेजबानी के लिए तैयार है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इनमें पहली प्राथमिकता आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के तहत रोकथाम से जुड़े उपायों, तैयारियों और त्वरित प्रतिक्रियाओं को लेकर है। दूसरी प्राथमिकता में दवा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्ता युक्त दवाओं की उपलब्धता पर खास जोर होगा। वहीं तीसरी प्राथमिकता सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिजिटल हेल्थ में नवाचार और समाधान के साथ प्राथमिकता के तहत डिजिटल स्वास्थ्य के लिए मौजूद वैश्विक प्रयासों को एक संस्थागत ढांचे में परिवर्तित करना है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए G20 के डेलीगेट्स का हाईटेक सिटी हैदराबाद में पारंपरिक तरीके से एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं हैदराबाद से। नितेंद्र, कितनी महत्वपूर्ण है और बैठक और इसके एजेंडे को कैसे समझना चाहिए? निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सेपा ट्रैक की जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप है बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग ग्रुप होता है और इसकी तीसरी बैठक सिटी ऑफ पर्ल हम जिसको बोलते हैं या हाईटेक सिटी हैदराबाद में होने जा रहा है आज से 3 दिनों तक। और इसमें जो 3 प्राथमिकताएं भारत ने तय की हैं उस पे ऑलरेडी जो 2 बैठक हुई थी उस पे चर्चा हो गई थी और भारत की जो प्राथमिकताएं थी उन पर सैद्धांतिक रूप से जो बाकी सदस्य देश रहे वो सहमत हैं। और जो अगला जो मीटिंग होगा वो गांधीनगर में अगस्त में मंत्री स्तर की जो मीटिंग होती है उसकी भी एक जो ड्राफ्ट होता है वो सदस्य देशों को सर्कुलेट किया जा चुका है। तो अगले जो 3 दिन तक जो बैठक होगी तो उसमें निगोशिएशन होगा, बातचीत होगी जो 3 प्राथमिकताएं हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए और इस पे गहन परिचर्चा होगी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लोग हैं वो एड्रेस करेंगे एमओएस जो हेल्थ हैं, डॉक्टर भारती प्रवीण उसको इनॉग्रल सेशन को एड्रेस करेंगी। साथ ही साथ एमओएस डॉक्टर एसपी बघेल है वो भी एड्रेस करेंगे और पर्यटन मंत्री जो है के कृष्ण रेड्डी वो भी इसको एड्रेस करेंगे अब से थोड़ी देर बाद। और बहुत ही गहन विचार विमर्श के बाद खासतौर पर हम जानते हैं कि जो हैदराबाद है वो फार्मा सेक्टर के लिए बहुत मशहूर है और जो डेलीगेट है वो जिनोम वैली भी जाएंगे। जिनोम वैली में 200 एक तरह से कंपनियां हैं जो दुनिया भर में जो हम जानते हैं कि वैक्सीन है उसकी सप्लाई करीब 33% सप्लाई इसी जिनोम वैली से होती है WHO के माध्यम से या इंडिविजुअल कंट्री खरीदती है। तो टीकाकरण की अगर हम बात करें तो देश दुनिया भर में जितने टीकाकरण होता है उसकी सबसे बड़ा सप्लायर यही हैदराबाद से होता है। तो वहां पर भी भ्रमण करेंगे, जाएंगे, देखेंगे कैसे भारत इस पे काम कर रहा है। और साथ ही साथ कोविड में जो भारत ने जो अपने स्वदेशी वैक्सीन विकसित किया था उसी जिनोम वैली में भारत बायोटेक का भी प्लांट है, वहां भी विजिट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ की जो कल्चर है, संस्कृति है, खान पान है उससे भी रूबरू होंगे। तो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है डेलीगेट के लिए। और निश्चित तौर पे फ्यूचर में कोई महामारी अगर आती है तो उसको कैसे एक ग्लोबल आर्किटेक्चर बनाया जाए ताकि त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई हो सके, सभी देशों को वैक्सीन जरूरी सहायता या मिल सकते। खासतौर पे ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, खासतौर पे जो निम्न और मध्यम आय वर्ग के जो देश है उन तक कैसे सुविधाएं पहुंचे इस पर भारत जोर दे रहा है। ऐसा ना हो कि अगर कुछ देश ही चाहे वैक्सीन हो या मेडिसिन हो या फिर जो
टेस्टिंग के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वो अपने तक सीमित रखें, बाकी दूसरे देशों को भी सप्लाई हो। तो इस तरह के मैकेनिज्म तैयार करने पे इस पे चर्चा हो रही है और आगे देखते हैं कि कैसे इस पे नेगोशिएशन होता है, डिस्कशन होता है, ताकि जो अगला मीटिंग होगा मंत्री स्तर पे उस पे जो ड्राफ्ट तैयार होगा उसमें देखने वाली बात है कि इन चर्चाओं का क्या रिजल्ट निकलता है। जी, निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण है ये बैठक। बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार देर रात सूरीनाम की अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति आज से 9 तारीख तक सूरीनाम और सर्बिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। अपनी यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के निमंत्रण पर आज से 6 जून तक सूरीनाम का दौरा करेंगी। यह यात्रा ऐतिहासिक महत्व रखती है क्योंकि सूरीनाम में 5 जून को मनाए जाने वाले भारतीयों के प्रथम आगमन की 150वीं वर्षगांठ समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। भारत और सूरीनाम के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और सूरीनाम में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करते हैं। यह यात्रा न केवल दोनों देशों के बीच सद्भावना को दर्शाती है बल्कि वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद को भी दिखाती है। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू सर्बिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक के निमंत्रण पर 7 से 9 जून तक सर्बिया की यात्रा करेंगी। ये दोनों देशों के बीच राष्ट्राध्यक्ष स्तर की पहली राजकीय यात्रा होगी। राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा का फोकस दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को व्यापार के अवसरों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करने पर होगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केरल के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह कोच्चि स्थित अमृता अस्पताल के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। यह अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। माता अमृतानंदमयी देवी ने 1998 में कोच्चि में इस अस्पताल की आधारशिला रखी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन यात्रा से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज से भारत के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और विस्तारित करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। लॉयड ऑस्टिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। ऑस्टिन ने हाल ही में जापान, सिंगापुर, फ्रांस और भारत की यात्रा की घोषणा करते हुए कहा था कि वो राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं से मिलने के लिए भारत का दौरा करेंगे। जनवरी 2021 में पदभार संभालने के बाद ऑस्टिन की यह दूसरी भारत यात्रा होगी। इसी के साथ ऑस्टिन इस साल भारत आने वाले 4थे अमेरिकी कैबिनेट स्तर के सचिव होंगे। इससे पहले विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, वित्त मंत्री जेनेट येलेन और वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने फरवरी और मार्च में भारत का दौरा किया था। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर हैं। स्पीकर बिरला देर रात में थेकड़ा क्षेत्र में कार्यक्रम से लौट रहे थे। रास्ते में मोटरसाइकिल फिसलने से बोरखेड़ा निवासी शुभम राजपुरोहित घायल हो गया था। उस पर ओम बिरला की नजर पड़ी तो उन्होंने तत्काल अपना कारवां रुकवाकर घायल शुभम को लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। उन्होंने ड्यूटी में लगे डॉक्टर से कहा कि वे तुरंत युवक का इलाज करें। और दिल्ली एनसीआर में पल पल मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और उसके आसपास के अधिकांश इलाकों में आज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग, लोधी रोड और एनसीआर के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।
इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने एफए कप के फाइनल मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर इस सत्र का अपना दूसरा खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में मैन सिटी ने यूनाइटेड को 2-1 से मात दी। सिटी की ओर से इनकॉय गुंडोगन ने दोनों गोल किए, जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से ब्रूनो फर्नांडिस ने पेनल्टी के जरिए गोल किया। गुंडोगन ने पहले ही मिनट में गोल कर इतिहास रच दिया। दरअसल एफए कप के फाइनल के इतिहास में यह सबसे तेज गोल रहा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का समापन वाराणसी में आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के टेक्नो स्टेडियम पवेलियन ग्राउंड में हुआ। बालासोर रेल हादसे में मृतकों के प्रति संवेदना के साथ ही समापन समारोह को बेहद साधारण रखा गया। समापन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण में पंजाब यूनिवर्सिटी ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया। टेलीविजन, लैपटॉप और मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करने से हमारी आंखों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से आंखों में सूखापन और नज़र का कम होना जैसी समस्याएं होने लगी हैं। योग के माध्यम से इन सभी रोग से बचा जा सकता है। कौन सी वो योग क्रियाएं हैं, ये आचार्य प्रतिष्ठा बता रही हैं। तो आचार्य प्रतिष्ठा के जरिए इन योग क्रियाओं को आप देखिए, जानिए, समझिए और जीवन में उतारिए। और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आंखों की समस्या के लिए हम क्या करें, मैं बताऊंगी आपको कि कैसे त्राटक की आसान सी क्रियाएं करके आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि इन क्रियाओं का अभ्यास जब आप करें तो रोशनी आगे से नहीं पड़नी चाहिए, यानी सामने से आपकी आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए, पीछे से रोशनी पड़े तब इसका अभ्यास करें। बहुत तेज हवा में, धूल धक्कड़ में इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। आइए जानते हैं कैसे हम करेंगे त्राटक की ये सुगम क्रियाएं अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए। त्राटक के लिए अपने आसन में कमर सीधी करके बैठें, दाएं हाथ को सामने की ओर फैलाएं, अंगूठे के नाखून के चमकते हुए हिस्से पर दृष्टि को टिका दें। दाएं हाथ को दाईं ओर ले जाएं और अपनी आई बॉल्स को भी उसके साथ साथ मूव करें, वापस ले आएं। मेक श्योर कि आपकी गर्दन मूव नहीं करेगी, सिर्फ आई बॉल्स मूव करेंगी। हाथ की स्थिति बदल लें और इसी को बाईं तरफ दोहराएं, सिर्फ आई बॉल्स मूव करेंगी और फिर वापस ले आएं। त्राटक यानी अपलक दृष्टि से किसी चीज को ताड़ना। इस स्टेप को आप 4 बार करें। फिर हम स्टेप 2 कर रहे हैं। इसमें आप अपनी आंखों के जितने नजदीक ला सकते हैं अंगूठे को उतना नजदीक लाएं, फिर दूर ले जाएं। इसी को दूसरे हाथ से रिपीट करें। जब कोई चीज बहुत पास होती है तो भी नजर नहीं आती, बहुत दूर होती है तो भी नजर नहीं आती, इसलिए जहां पर इट इज क्लियरली विजिबल वहां तक होल्ड करना और फिर वापस ले जाना। इस स्टेप को भी 4 बार करेंगे। थर्ड स्टेप के लिए आप अपनी आंखों को टिप ऑफ द नोज पर ले आएं और यहाँ से एक बड़ा चक्राकार मूवमेंट बनाएं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आई बॉल से हम एक बड़ा चक्र बना रहे हैं। वापस टिप ऑफ द नोज पर आ जाएं, आंख बंद कर लें। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट किया, फिर से टिप ऑफ द नोज पर देखें और अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दें। साइड अप, साइड डाउन एंड अगेन टिप ऑफ द नोज। ये एक राउंड है। आप अगेन इसको भी 4 बार तक रिपीट कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम अपनी दृष्टि को नासाग्र पर, टिप ऑफ द नोज पर टिका देते हैं। यथा सामर्थ्य जितनी देर आप इसे होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें, फिर आंखें बंद कर लें। नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी दृष्टि को भ्रू मध्य यानी स्पेस बिटवीन द आईब्रोज पर टिका देते हैं। यथा सामर्थ्य रुकना, जितनी देर कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं आंख बंद कर लें। नेक्स्ट स्टेप में अपनी आंखों को ब्लिंक करें। एक जगह पर अपनी आईबॉल्स को स्थिर कर दें और फिर आंखों को ब्लिंक करते रहें। अपनी हथेलियों की कटोरी बना लें और अपनी आंखों पर टिका दें। मेक श्योर कि आपकी आंखें आपकी हथेली की कटोरी के अंदर खुली रहेंगी। फील द वार्मथ एंड देन जेंटली क्लोज योर आईज और अपने हाथों को हटा दें। बंद आंखों से जो भी रंग दिख रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। कलर मेडिटेशन। यथा सामर्थ्य रुकें
और धीरे से आंखें खोल दें। इन क्रियाओं का तो नियमित अभ्यास करें ही, साथ ही यदि संभव हो तो सुबह सुबह उठ करके हरी हरी घास पर अगर आप नंगे पैर चल सकें, यानी जिस घास पर ओस पड़ी हो, तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखें, आप देखेंगे कि आपकी आंखें भी स्वस्थ होंगी, आप भी स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। समाचार के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट।